यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये क्या है? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर Q1, तो हाँ, तो अगर इसके पास, अगर इस चार्ज के पास यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर के आते हो, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके पास रखते हो, तो होगा क्या? ये इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, है ना? मतलब अगर इसके पास लाएंगे तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, इससे दूर ले जाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है कि यदि आप क्या चीज का चेक करना चाहते हो कि इस वाले चार्ज का, इस वाले जो चार्ज, जो ये आपका चार्ज है, मेन चार्ज, इसका क्या इफेक्ट होगा चारों ओर। समझ रहे बात? कि यदि आप इफेक्ट देखना चाहते हो कि इसका प्रभाव दूसरे चार्जेस पे क्या होगा, ठीक है, इसके चार्जेस, इस चार्ज का प्रभाव दूसरे पे क्या होगा, तो उस हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। मीन्स अगर आप इस एक यहाँ पे, ये इसे कहते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल पता करना है कि इसका इफेक्ट क्या है चारों ओर। तो हम क्या करेंगे, इसके इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लेकर के आएंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा कि इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव इस जगह पर, इस पोजीशन पे क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का, जैसे कि देखो, हर एक का क्या होता है, अपना एक फील्ड होता है ना। जैसे कि मान लो अभी डॉक्टर नर्स अकेडमी है, ठीक है, तो इसमें जो मैं चाहूंगा या देश से चाहेंगे वही होगा, है ना, और कोई तो नहीं कर सकता, यानी ये हमारा क्षेत्र है। बट मैं जाकर के MIS में इससे नहीं बोल सकता, ठीक है, वहां पे मेरा नहीं चलेगा, वो मेरा क्षेत्र से बाहर है। मेरा इफेक्ट कहाँ पे है, इसी जगह पे है ना, इसी एरिया में है इफेक्ट। उसी तरह से हर एक पर्सन का है। अब जैसे कोई भी, आप मान लो घर में रहते हो, तो आपके पिताश्री का या आपके माताश्री का या आपका हर एक का अपना अलग अलग रोल होता है, और उनका उस एरिया के अंदर ही, जो उनका घर है या फिर उनका ऑफिस है, उसमें अपना एक इफेक्ट होता है। तो मान लो अगर किसी का इफेक्ट मुझे टेस्ट करना है, कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या वैल्यू है, ठीक है, तो मैं कैसे चेक करूंगा? जब तक मैं तुम्हारे को जान ना पाऊं, तुम्हारे घर के माहौल को जान ना पाऊं। उसे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे मुझे MIS के इफेक्ट के बारे में पता करना है कि MIS कैसा है, क्या स्ट्रेंथ है, नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज दूसरा इंस्टीट्यूट आकाश के बारे में जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आकाश में या फिर कहीं पे भी अपना कोई एक पर्सन भेजना पड़ेगा, जो उस चीज को टेस्ट कर सके, एनालाइज कर सके, जो उसके पीछे लग सके। जो होता है मार्केटिंग में, ऐसा होता है, जैसे कि हमारे हमारे बारे में जानने के लिए लोग हमारे पीछे लगा रखे हैं लोगों ने, ठीक है, वो जानने की कोशिश करते थे हम क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, तो एक्चुअली हमारे प्रभाव को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई 7,000 रुपये खर्च कर रहा है मेरे पे, कोई मेरे पे 7,000 रुपये पर मंथ खर्च कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करने के लिए कि मेरी क्या एक्टिविटी है। तो वो कैसे होगा कि कोई एक बंदा होगा जो मुझे, रियलिटी है हाँ, रियलिटी है। जैसे हमने मार्केटिंग वाला लगा रखा है, तो उसका काम ही है कि मार्केट का एनालाइज करना कि किस इंसान का क्या प्रभाव है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसी तरह से ये एक पर्सन मान लो, ठीक है, ये चार्ज है, मैं देखना चाहता हूं कि इस चार्ज का इफेक्ट कहां तक है, ठीक है। तो अब सोचो, सपोज दैट मैं एक, ये समझ लो एक टीचर है आपका, तो अगर इससे काफी दूर होगा स्टूडेंट, तो जब बहुत दूर होगा तो इस टीचर का इफेक्ट उस स्टूडेंट पे काफी कम पड़ेगा। बट वहीं पर यही स्टूडेंट अगर इसके पास होगा, जितनी बातों को समझेगा, ठीक है, जो ये कह रहा है वो मान रहा है, इसका मतलब क्लोज है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके ऊपर इसका इफेक्ट काफी ज्यादा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं बताता, ये बताता है फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, ये बताता है इफेक्ट को, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का क्या इफेक्ट होगा स्पेस के अंदर। तो लिखो लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड टेल अस
द इफेक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, effect of a charge particle, effect of charge particle into the space, into the space, okay, into the space, okay। अच्छा, तो ये तो हो गया फिजिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पास होगा तो ज्यादा इफेक्ट होगा, दूर होगा तो कम इफेक्ट होगा। बट इसको मैथमेटिकली कैसे हम देखें, मैथमेटिकली कैसे समझें? तो मान लो यदि आप एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ला करके रखते हैं इस चार्ज पार्टिकल को पास, तो ये क्या करता है, इसको रिपेल करता, यानी इस पे जो फोर्स लगाता, ये वो इधर की तरफ लगाता, इधर की तरफ फोर्स लगाता, ठीक है, आ रहा बात में। और ये जो फोर्स होता है वो क्या होता, Fe इज इक्वल टू K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में, अभी मैं मान रहा हूं यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, अपॉन में r स्क्वायर। एट अ डिस्टेंस r के ऊपर हमने टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा, हम चाह रहे हैं इस जगह पर इसका क्या इफेक्ट है, तो KQ बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एक्सर्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इससे थोड़ी लेना देना है, इसके वजह से क्या इफेक्ट है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसका इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, KQ बाय r स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज, ओके। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताऊंगा वो क्या होता है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। फिलहाल समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, दैट इज KQ बाय r स्क्वायर, ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। अच्छा, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, KQ बाय r क्यूब, r वेक्टर, याद करो कल बताया था फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स KQ बाय r क्यूब इंटू r वेक्टर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग द r वेक्टर, अलोंग द r वेक्टर। r वेक्टर किधर की तरफ होता है, रेडियली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो उसका डायरेक्शन रेडियली होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देख सकते हो फोर्स ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है बाहर की तरफ लगा रहा है, इसका मतलब ये जो इसकी वजह से जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। बट अगर यही नेगेटिव चार्ज होता, अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल आप यहां रखते तो ये क्या करता, इसको अट्रैक्ट करता, आ रहा बात में। अगर यहां पे रखते तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल को ये अट्रैक्ट करता, यहां पे रखोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, आ रहा बात में। यहां पे रखोगे, अच्छा एक चीज देखो, जब ये दूर होगा, देखो ये जब पास है, जैसे दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जैसे जैसे पास करोगे, इस चार्ज पार्टिकल को पास लेकर के आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा। तो इसलिए देखो मैंने एक वेक्टर मैंने बनाया है छोटा, एक बनाऊंगा बड़ा, क्योंकि जब टेस्ट पार्टिकल को आप यहां पे रख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी अगर हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इस पार्टिकल के पास लेकर के आएंगे तो यहाँ पर इसका इफेक्ट ज्यादा महसूस होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चार्ज पार्टिकल के पास ज्यादा होगी। ओके, तो ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अगर ये मुझे देख रहे हो आप लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को स्लोली मूव कराऊं, स्लोली यहां से स्लोली मूव कराऊं धीरे धीरे, तो ये फोर्स दिखाएगा आपको हर एक पॉइंट के ऊपर, और इन्हीं सभी वेक्टर्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक लाइन मिलेगा जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा, और उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आ रहा बात में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ नहीं है, एक सिंपल सा लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह सकते हो कि ये रिप्रेजेंट सिर्फ ये करता है, एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है
जो ये बताता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज आप रख रहे हो, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा। और वहीं पर अगर आप नेगेटिव आपके पास चार्ज पार्टिकल है और इसके पास यदि आप क्या करके लेकर के आते हो, टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेकर के आते हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये एक तरह का क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक तरह की इमेजिनरी लाइंस होती है, जिसका काम सिर्फ ये है, जिसका काम ये बताना है कि यदि आप टेस्ट चार्ज पार्टिकल को कहीं पे रखोगे उस क्षेत्र के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, सो लिखो ये, इसको बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली शो करता है इफेक्ट को, कि किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी चार्ज पार्टिकल का क्या इफेक्ट होगा, कितना इफेक्ट होगा, उसको यदि आपको मेजर करना है, देन दैट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। और देख सकते जितना पास होगा आपका पॉइंट इस चार्ज पार्टिकल के पास, वो उतने ही वहां पर उसका इफेक्ट होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएगा चार्ज पार्टिकल, इसका इफेक्ट जो है उस जगह पर कम होता जाएगा। ठीक है, एक एजम्पशन लिख लेना यहां पर, एक एजम्पशन लिखो। एजम्पशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज पार्टिकल इग्नोर्ड इज इग्नोर्ड। दोबारा बोलना एक बारी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज पार्टिकल is ignored, is ignored। मार्कर नहीं चल रहा, क्वेश्चन लिखो। 4 टेस्ट चार्ज पार्टिकल placed at the corner of square, 2 microcoulomb, -2 microcoulomb, 1 microcoulomb, -1 microcoulomb। हाँ, find the electric field at the center of square, find the electric field at the center of square। Okay, very easy, very easy। चार्ज पार्टिकल जो है चारों कोनों पे है। ठीक है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ओके, यस। At the center of square।
ये आपका स्क्वायर है। हाँ, स्क्वायर का साइड लिख लो 1 मीटर। स्क्वायर का साइड इज 1 मीटर। यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम चार्ज है, यहाँ पे -2 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम और उसके बाद -1 माइक्रोकुलाम। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट द सेंटर, यहां पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो क्या करोगे, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पहले इस चार्ज की वजह से मान लो हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट के ऊपर, वो कहां पे उधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ होगा। ठीक है, उसी तरह से इस टेस्ट चार्ज पार्ट, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये Q1 चार्ज है आपका और ये Q2 चार्ज है, तो E1 और इसकी वजह से E2 अंदर की तरफ, उसी तरह से माइनस है ना, नेगेटिव, उसी तरह से नेगेटिव चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ Q4, ये E4 हो गया। इस तरह से ये +1 माइक्रोकुलाम है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये हो गया E3। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एडिशन कैसे होगा, वेक्टर एडिशन करना होगा। कैसे करना होगा, वेक्टर एडिशन। तो 4 वेक्टर है, 4 वेक्टर को आपको ऐड करना है। पहले, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ये सब है ना। ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से E1 = KQ1/r², ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना होगा, √2 मीटर है ना, √2 मीटर होगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, √2 / 2 मीटर, तो √2 / 2 का होल स्क्वायर। E1 आ जाएगा इस तरफ से, तो इस तरह से हम E2 निकालेंगे और फिर E3 निकालेंगे और देन E4 निकालेंगे, और उसके बाद इसका क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर एडिशन करेंगे। करेक्ट, ठीक है, कर सकते हो, है ना। तो इट इज अ होमवर्क, यू कैन सॉल्व एट होम। ओके, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, टॉपिक ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल सकते हो ना, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला लगना है, KQ/r², KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल देखो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है या इलेक्ट्रिक फोर्स देखा है, वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखा है। क्या देखा है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैंने कभी यहाँ पे जो बोला था कि अगर कोई बॉडी है तो उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज दैट पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मान लो आपके पास, ये मैंने एक रॉड कहा, ये रॉड है जिसका कुछ लेंथ है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, चार्ज आपका कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये इस बॉडी का क्या है, कुछ शेप और साइज है, तो इसको हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरह से अगर मैं एक रिंग ले लूं, अगर मैं एक रिंग सोचूं, इस रिंग के ऊपर देखो चार्ज क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि इस रिंग का कुछ शेप है और साइज है। उसी तरह से डिस्क हो गया, उसी तरह से आपका स्फीयर होगा, ठीक है, हॉलो स्फीयर होगा, हेमिस्फीयर होगा।
डिफरेंट टाइप के शेप है ऑब्जेक्ट का अवेलेबल। तो डिफरेंट शेप होगा ऑब्जेक्ट का और उसके ऊपर जो चार्ज होगा आपका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। तो लिखो फर्स्ट मेथड बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, बाय इंटीग्रेशन मेथड। इसमें लिमिटेशन लिखिए। इस मेथड की एक प्रॉब्लम है कि ये अगर आपके ऑब्जेक्ट का साइज कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो ये मेथड आपका वर्क करेगा, बट क्या होगा, डिफिकल्ट होगा उससे रिजल्ट निकालना। ओके, तो लिखो उसमें लाइन लिमिटेशन के अंदर, इफ द साइज और इफ द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट is complicated, then it is difficult to evaluate electric field from this. It is difficult to evaluate electric field due to by integration method. ओके, बट सिंपल शेप और ज्योमेट्री है तो ये इजिली एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं रिंग के लिए निकाल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सो नहीं गया। अच्छा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू रिंग on which charge is distributed. Okay, so suppose you have a ring. ठीक है, अच्छा अभी जो आप कहोगे सर ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, रीजन क्या है कि अभी मैंने आपको बताया हम 1 by 1 स्टडी करेंगे कि यदि चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होगा और चार्ज जब आपका मोशन में होगा तो क्या होगा। तो पहले हम ये स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि चार्ज रेस्ट में है और अगर वो किसी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका इफेक्ट सराउंडिंग में क्या होगा, स्पेस में क्या होगा। आ रहा बात में? तो आपके पास सपोज कोई रिंग है यहाँ पर, तो पहले सुनना ध्यान से, ठीक है, तो लिखना कोई रिंग है आपके पास और इस रिंग के ऊपर चार्ज जो है आपका कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहां पर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस रिंग के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो तो हर एक जगह आपको क्या मिलेगा, चार्ज सेम मिलेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि यूनिफॉर्म रखा आपने तो इस रिंग के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, तो हर एक पॉइंट के ऊपर आपको चार्ज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ओके, सो चार्ज एट ईच पॉइंट on the object will be same। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म। बट मे भी हो सकता है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर अगर आप रिंग के ऊपर पॉइंट्स कंसीडर करोगे तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर आपको अलग अलग चार्ज दिखाई पड़ेगा। आ रहा बात में? तो यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हर एक पॉइंट के ऊपर, रिंग के ऊपर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे, हर एक पॉइंट के ऊपर आपको चार्ज क्या मिलेगा, सेम मिलेगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आगे मैं करूंगा, तो यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ओके, तो रिंग हो गया, और इस रिंग का मान लो रेडियस क्या है आपका, आर। आर इज द रेडियस ऑफ दिस, ओके, एंड आई want to find out electric field due to this charge at a distance x। और ये देखो मैंने ये किस जगह पे बनाया है, ये आपका ओरिजिन है रिंग का, तो ओरिजिन से एक लाइन पास कर रहा है, और इस पॉइंट P के ऊपर, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर, एट अ डिस्टेंस x के ऊपर एक पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। बट ये पॉइंट एक्सियल, मतलब एक्सियल, ये जो एक्सेस है रिंग के उसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्सेस के रिंग के ऊपर, जो रिंग का एक्सेस है उसके ऊपर लाई कर रहा है। किसी और पॉइंट पे अगर ये पॉइंट कहीं और जगह पे लाई करेगा तो फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं एट द एक्सेस ऑफ द रिंग, एट द एक्सेस ऑफ द रिंग, एट द एक्सेस ऑफ द रिंग, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ओके, समझ रहे, पूरा पॉइंट, एक एक पॉइंट समझ रहे हो, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, बट आपके पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस कितना होगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला अवेलेबल है आपको पॉइंट चार्ज के लिए अवेलेबल है, बट यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले you have to consider a point charge, you have to consider a point charge, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला ही पॉइंट चार्ज का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिंग के ऊपर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। इस रिंग के ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर। तो मान लो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर, ये जो पोर्शन है छोटा सा, इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन मैंने कंसीडर कर लिया, जिसपे चार्ज कितना है, dq। यहां पर q क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दी रिंग, और यहां पे जो dq है ये क्या है आपका पॉइंट चार्ज। dq मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यू कंसीडर ऑन द रिंग, पॉइंट चार्ज ऑन द रिंग, ये हमने कंसीडर किया। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही किसके लिए अवेलेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए अवेलेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग के ऊपर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, विच इज dq, करेक्ट। तो इसके वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, पहले इस पॉइंट चार्ज को कनेक्ट करोगे इस पॉइंट के साथ, है ना, अभी बताएं, पॉइंट चार्ज को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे इस पॉइंट के, कनेक्ट कर दिया। अगर ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस x², ये मान लो स्मॉल r है, ठीक है। अब ये जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, यस, इधर की तरफ। अब चूंकि चार्ज आपने छोटा माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट के ऊपर यहां पर क्या होगा, छोटा होगा, दैट इज डी। ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, डी, ओके। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। अब डीई किसके बराबर होगा, अभी पॉइंट चार्ज है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, डीई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस पॉइंट चार्ज की वजह से आया, किसकी वजह से आया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, बट हमें तो पूरे रिंग की वजह से निकालना है। तो अगर मैं ऐसे छोटे छोटे चार्ज इसके ऊपर बहुत सारे मानूं और सभी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालूं, और उन सब का मैं कौन सा सम करूंगा, कौन सा सम करूंगा, स्केलर और वेक्टर, वेक्टर सम करूंगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं उस सबको अगर ऐड करूं, सभी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसे ऐड करता हूं। बट ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। ऐड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन।
सो इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिल जाएगा आपको? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डी क्यू अपॉन में आर। तो ये जो मैंने लिखा, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? जब चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ओके। नाउ तो ई नेट इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज सोचो, एक 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 यहां पे थोड़ी बात और समझो कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचो इसके वजह, इस पॉइंट चार्ज से किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर की तरफ होगा डीई कॉस थीटा और एक होगा आपका डीई साइन थीटा। ठीक है, डीई साइन थीटा। और आपने अभी कहा कि सर हमें क्या करना है? वेक्टर सम करना। क्या करना है? वेक्टर सम करना। तो अगर एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल आप यहां पे मान करके, यहां पे अगर मानते, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो किधर की तरफ होता? इधर की तरफ होता, इधर की तरफ होता डी, है ना। यहां पे अगर एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर की तरफ होता? इधर की तरफ होता, डीई। इसके भी दो कंपोनेंट्स होते, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। तो यहां पे देख सकते हो ये वाला जो कंपोनेंट है जो वर्टिकल डायरेक्शन में, वो क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। बच कौन सा जाएगा? सिर्फ आप डीई कॉस थीटा। आ रहा बात में? डीई कॉस थीटा मतलब एक कंपोनेंट हमेशा क्या कर जाएगा? आपका कैंसल आउट हो जाएगा। बट ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो एक्सेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट आएगा, इसके ऊपर आप पॉइंट कंसीडर कर लो, कहीं पे भी पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, कहीं पे भी पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, ऐसे समझो ये रिंग है आपका और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो एक्सेस के अलोंग और एक उसके नॉर्मल डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेस के नॉर्मल डायरेक्शन में वो कैंसल आउट हो जाएगा। और जो आपका अलोंग द एक्सेस आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका कैंसल आउट नहीं होगा। ठीक है, यानी डीई कॉस थीटा हमेशा आपके पास बच जाएगा। आ रहा बात में? तो यहां पर जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो इसको मैं लिखूंगा क्या से? डीई कॉस थीटा। समझ में आया मैंने डीई कॉस थीटा क्यों लिखा? क्योंकि डीई साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे डीई कॉस थीटा आएगा। करेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस डीई? दैट इज के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इनटू में कॉस थीटा क्या होगा? ये एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज एक्स अपॉन आर। तो ये क्या आ गया? के इंटू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन में आर क्यूब। आर क्यूब को क्या ले सकते हैं हम लोग? देखो आर इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2, और उसका क्यूब कर दोगे क्या आ जाएगा? 3/2। ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप अगर इसके ऊपर चार्ज जब कंसीडर कर रहे हो, रिंग के ऊपर जब आप चार्ज कंसीडर कर रहे हो, तो देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है x वो चेंज नहीं करेगा और ना ही r आपका चेंज करेगा। ना तो x चेंज करेगा और ना ही r चेंज करेगा। मतलब r और x क्या है? यहाँ पर r एंड x क्या है? आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन करना आता है, जो कांस्टेंट चीजें होती है हम बाहर निकाल देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी क्यू। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ऐसे छोटे छोटे चार्ज बहुत सारे होंगे इसके ऊपर, उन सभी छोटे छोटे चार्ज को जोड़ोगे तो क्या, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो ऐसे छोटे छोटे चार्जेस को अगर आप जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? नेट
चार्ज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नेट चार्ज। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कैपिटल Q तक क्या आ जाएगा? ये आपका E इंटू कैपिटल Q इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अगर रिंग के ऊपर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके वजह से एट द पॉइंट P जो कि एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा होगा, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। करेक्ट? लिखो। चलो थोड़ा देर बाद आता हूँ कुछ। हो गया? तो आपके पास जैसे कि एक रिंग है ये वाला, और इस रिंग के ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस r हो गया, और इस पॉइंट P के ऊपर जो कि एट अ डिस्टेंस s के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। वो निकल के आया कितना? E इक्वल टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज करेगा जैसे जैसे इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है x यदि चेंज करेगा। ठीक है? तो मान लो यदि ये पॉइंट P कहां पे होता? एट द सेंटर ऑफ द रिंग होता। अगर ये पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के सेंटर पे फाइंड करना होता, जैसे ये रिंग है आपके पास, इस रिंग के सेंटर पे आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज यहाँ पे ध्यान रखना, चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कभी ऐसा हो सकता है। और ये सेंटर पे आपको उसको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो सेंटर पे अगर फाइंड करोगे एट द सेंटर ऑफ द रिंग मींस x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। और x इक्वल टू 0 पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? ये दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस x, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने ग्राफ बना रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से x के साथ चेंज कर रहा है? जैसे तो x चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो यदि x इक्वल टू 0 हुआ, x इक्वल टू 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे x बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इससे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? पहले बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। आ रहा है बात में? एक ऐसा पॉइंट आएगा, देखो जैसे जैसे ये पॉइंट आपका पहले सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो जैसे जैसे आप ये पॉइंट को सेंटर से दूर लेकर के जाओ जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो x बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा? बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा?
मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, घटना स्टार्ट कर देगा एक्स के साथ। और अगर एक्स, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ा और फिर उसके बाद घटना स्टार्ट हुआ? क्योंकि तुम देखो अगर एक्स की वैल्यू को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो बढ़ रहा है। बट साथ में देखो एक तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर किसी कहते हैं, डिनोमिनेटर क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, डिनोमिनेटर ऊपर वाला होता है। तो ऊपर वाला जो है पहले बढ़ रहा था, एस इसके कंपेयर में ज्यादा रेट से बढ़ रहा होगा, इसका जो रेट होगा बढ़ने का वो ज्यादा होगा एस कंपेयर टू इसके, बट नीचे वाला कम रेट से बढ़ रहा था, इसीलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, मैक्सिमम। उसके बाद जैसे ही आप इलेक्ट्रिक एक्स को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लग रहा है, घटना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि नीचे वाला टर्म जो है वो फास्टर रेट से बढ़ेगा एज कंपेयर टू ऊपर वाले। मतलब एट अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, आई डोंट नो कितने डिस्टेंस होगा, ये निकालना पड़ेगा आपको, क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। आ रहा बात में? तो जैसा राइट साइड में हो रहा है वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसा ही क्या होगा आपका रिंग के लेफ्ट साइड में भी होगा, रिंग के लेफ्ट साइड में भी होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जैसे जैसे एक्स लेफ्ट साइड में देखो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोजीशन जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आ रहा बात में? तो आपका टारगेट ये है, होमवर्क ये है आपका कि फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन। कल पढ़ाया था, याद करो, कल मैंने करवाया था कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम। फाइंड द पोजीशन एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज maximum and also value of maximum electric field। ओके ओके, तो ये कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, यहां से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा और कितना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये आपको कैलकुलेट करके लाना है। ओके देखो, field to circular distance। देखो ये आपके पास एक डिस्क है, पहले रिंग था, अब आपके पास डिस्क है, और इस डिस्क के ऊपर भी क्या है, चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले क्या था, एक कर्व के ऊपर, देखो अब यहाँ पे क्या है, डिस्क कैसा, एक सरफेस देता है ना, डिस्क क्या देता है, एक सरफेस, प्लेट, डिस्क का मतलब प्लेट, प्लेट के ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर पहले क्या था, सर्कल था, सर्कल क्या था, पहले रिंग था, है ना, अब क्या है, हाँ अब सीडी है, समझ रहे हो बात। तो पहले जब सर्कल रहेगा तो लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, पहले लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, अभी सरफेस पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका जो रेडियस है वो कितना है आपका, आर है, और आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, कैसे करेंगे बताओ, अभी पढ़ाया मैंने, क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट
कंसिडर। तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट कौन सा कंसिडर करोगे? पहले कर्व था, तो कर्व के ऊपर आपने छोटा सा पॉइंट मारना है, क्या कर लोगे? हाँ, इसके इसमें ऐसे करते हैं। अभी आपने रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता चल गया। पहले देखो, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, निकालने से पहले हमें किसका पता था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? पॉइंट चार्ज का। अभी मुझे अब क्या पता चल गया? रिंग का उत्तर। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक छोटा सा रिंग, एक छोटा सा रिंग कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे करके छोटा सा रिंग कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अब रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ना। एक छोटा सा रिंग मैंने कंसिडर किया, ओके, छोटा सा रिंग मैंने कंसिडर किया, ओके। हाँ, 2 है ना, ये रिंग का हो गया थिकनेस डी आर, डी आर, ठीक है, ये रिंग का थिकनेस हो गया डी आर। ऑनलाइन में तनु समझ में आ रहा है तुमको? हेलो तनु, है भी चली गई? है सर। तनु है? अच्छा, आर क्या है? टोटल एरिया। कनिष्का, तुम्हें समझ में आ रहा है सब कुछ जिंदगी में क्या चल रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है समझ जिंदगी में क्या चल रहा है। जिंदगी में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, ठीक है, और जिंदगी बहुत ही आसान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें देखना है, ये पहले रिंग निकालेंगे। तो रिंग जो है, अब जो छोटा सा रिंग आपने कंसिडर किया है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा, डीक्यू। क्या होगा? डीक्यू, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वो होगा किधर की तरफ? मैंने अभी बताया था, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्सेस के अलोंग रहेगा। आ रहा बात? सिर्फ एक्सेस के अलोंग रहेगा। अगर आप एक्सेस के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर करते हो, तो इससे वाले रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सेस के अलोंग रहेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? डीई, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है? इस रिंग का रेडियस कितना है? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। यही तो था, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? देखो, ये जो रिंग आपने कंसिडर किया है छोटा वाला, ऐसे आप कई सारे रिंग इसके ऊपर छोटे छोटे कंसिडर कर सकते हैं। ये जो प्लेट के ऊपर आपने छोटा सा रिंग कंसिडर किया है, ऐसे छोटे छोटे रिंग आप बहुत सारे इसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। तो जब छोटे छोटे रिंग कंसिडर करोगे, अलग अलग रिंग, तो सबका रेडियस क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी आर क्या करेगा? चेंज करेगा, आर आपका चेंज कर रहा है। तो यहां पर आर चेंज कर रहा है, और डीक्यू क्या है आपका? वो एक वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है अगर इंटीग्रेशन सपोज एक्स है, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ना। हमें यहाँ पे डी क्यू है, तो यहाँ पर नीचे में क्या होना चाहिए था? डी क्यू, कहीं पे डी क्यू होना चाहिए था, ठीक है। बट ये यहाँ पे क्या? आर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। डी आर को डी क्यू के टर्म में चेंज कर लो, या फिर डी क्यू को आर के टर्म में चेंज कर दो। कैसे करें? तो एक टर्म होता है जिसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? कि इस पूरे सरफेस के ऊपर, यानी एक यूनिट एरिया के ऊपर, कितना चार्ज है, एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, वो क्या कहलाता है आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है उसे कहेंगे सरफेस चार्ज। मतलब अगर मैं अगर डिस्क का देखूं एरिया, तो कितना है डिस्क का एरिया? क्या होगा? एरिया क्या होगा डिस्क का?
डिस्क का एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यस एग्जैक्टली, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो मैं ये कह रहा हूं चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब मैंने एजम्पशन क्या मान रखा है? चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म है। यानी अगर मैं कहीं पे भी इस जगह पर, इस डिस्क के ऊपर कहीं पे भी चार्ज पॉइंट कंसीडर करूंगा तो मुझे सेम चार्ज मिलेगा। ठीक है, सेम चार्ज। नहीं, मैंने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कॉपी देखो, मैंने अभी नॉन, नहीं इसमें मैंने बोला ही नहीं कुछ भी। चार्ज जो है यहाँ पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे, आपको हर एक जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ओके, या चार्ज सेम मिलेगा। तो मुझे बताओ, ये जो छोटा सा रिंग आपने कंसीडर किया है, इसका एरिया क्या होगा? डीए होगा। और डीए इक्वल टू क्या होगा? डीए इक्वल टू क्या होगा? इस रिंग का एरिया क्या होगा? छोटे से रिंग का, हाँ, ये जो छोटा सा रिंग है, ये छोटा सा रिंग है, इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर तो ये पूरा एरिया दे देगा। पाई आर स्क्वायर बाय 2 नहीं, मुझे इस रिंग का एरिया चाहिए, ये छोटा। हाँ, डी ए मैंने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया। ये डी ए टू क्या होगा? ये है रिंग छोटा सा, मुझे इसका एरिया चाहिए, ये वाला। फ्रेंड्स का इक्वल होगा ना? किसके बराबर होगा? हेलो सर, क्यों फ्रेंड्स? करिश्मा बताओ। 2 पाई आर। 2 पाई आर तो पैरामीटर होता है। अच्छा, एरिया पूछो। मैंने एरिया पूछा है। कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर हो गया पैरामीटर। इसका लेंथ इनटू थिकनेस करोगे ना, डी आर। 2 पाई आर इंटू डी आर, ये क्या दे देगा आपको? डीए दे देगा। प्रूफ करके लाना है, हाउ, होमवर्क। ठीक है, ठीक है। 2 पाई आर डी आर, हाउ। तो इस एरिया, इसका एरिया जो है वो 2 पाई आर डी आर हो गया। हाँ, डी ए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर कैसे होगा? ये क्यों आया? हाँ नहीं, मैंने लिखा नहीं। हाँ, हाउ कैसे? क्यों लिखोगे? नहीं ऐसा नहीं, प्रूफ करके लाना। मैं एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन मतलब प्रूफ करो। हाँ तो कैसे होगा बताओ ना, मुझको थोड़ा सोचना। ठीक है, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिख सकता हूँ। वो तो पैरामीटर होता है। पैरामीटर इंटू थिकनेस, पैरामीटर इंटू थिकनेस में कह रहा हूँ ना, ये क्या होगा? डीए होगा। कैसे होगा? अरे यार, तुम्हें बताना पड़ेगा, खुद नहीं दिमाग लगाओगे। तुम लगाओ दिमाग, तुम लगाओ दिमाग। अभी पहले आगे बढ़े। डी क्यू, डी क्यू क्या है? इस रिंग के ऊपर चार्ज है, तो डी क्यू अपॉन इसका एरिया कितना है इस रिंग का? 2 पाई आर डी आर। तो ये डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, इंटू सिग्मा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका के इंटू एक्स, के इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर
थोड़ा इसको बड़ा से लिख लेता हूँ मैं। DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K इंटू एक्स 2 पाई इंटू सिग्मा इंटू R इंटू DR अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। करेक्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ध्यान रखना, एक्सेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो वो बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसल आउट जा रहे हैं। बट अगर आप इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे तब यहाँ पर दोनों कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स भी होगा और वाई भी होगा, एक्स भी होगा और वाई भी होगा। क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई रिंग है या डिस्क है तो उसके एक्सेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन होगा, तो अलोंग द एक्सेस होगा, अलोंग द एक्सेस होगा। बाकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एग्जिस्ट नहीं, इसके दो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। कितने कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, दो। तो D इज इक्वल टू 2kx इंटू पाई इंटू R इंटू डी। ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ थ्योरी से ही क्वेश्चन आएगा, जो बता रहा हूँ थ्योरेटिकल, तो कोई क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए बता रहा हूँ चलते से, नहीं तो बकैती करने का 2 पाई R, ठीक है, x इंटू पाई इंटू सिग्मा। ये समझ में आया पूरा। नाउ इस पूरे को यदि मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे एक छोटे से रिंग की वजह से निकाला है, तो ऐसे तो बहुत सारे रिंग निकाल लेते हैं इसके ऊपर, और इन सभी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको क्या कर देंगे, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन करके बताओ इसका, शाबाश करो। 2kx इंटू पाई सिग्मा इंटू R इंटू डी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, यहां पर लिमिट क्या पुट करो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या पुट करो, कौन बताएगा। एक्स लोअर लिमिट होगा, 0 to x होगा लोअर लिमिट। यहाँ वेरी क्या चीज कर रहा है, 0 to R होगा ना। हाँ 0 to कैपिटल R। करिश्मा देते हैं हम कभी बार को सही तरह से। ऐसा तुम अपने आप का अंडरस्टैंड क्यों करते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। बच्चे ऐसे करते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, मैं डफर हूँ, ऐसे करके बोलते हैं। अंडरस्टैंड मत करो अपने आप को, यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी आपने नो मेरे मार्क्स भले कम आते हैं ना, बताओ कितनी बार फेल हुआ लाइफ में, बट कभी भी जोश में रहा हूं वैसा, क्या अभी तू हो गया तो हो गया, अगली बार मैं होकर के दिखाऊंगा। अंडरस्टिमेट नहीं करना है यार आपने। ठीक है, जीरो, आप देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, dr है, स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r। तो जो रिंग आप कंसिडर करोगे यहां से ऐसे करके, है ना, ऐसे करके r इक्वल टू 0 पे भी होगा रिंग छोटा सा, फिर r कुछ अलग अलग r पे अलग अलग आप रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे dr क्या है, आपका वेरिएबल है, तो यानी r वेरिएबल है, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करेगी, 0 से लेकर के कैपिटल r तक, 0 से लेकर के कैपिटल R। तो R इक्वल टू 0 से लेकर के कैपिटल R। अब इसको इंटीग्रेट करके बताओ, चलो लिखो, इतना लिखो, फिर इंटीग्रेट करना है आपको, करना मुझे नहीं करना है, कोई बात नहीं, हाथ पे लिख लो। अच्छा देखो, मैं सिखा रहा हूं आपको, घर पे जाकर के ऐसे नहीं कि इसे टेप करके चले गए, घर पे जाकर के रख दिया, होमवर्क दिया है, हाँ तो ये होमवर्क दिया है तो होमवर्क करना है। अच्छा देखो, मैं सिखाता हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। देखो k क्या है, कांस्टेंट, x क्या है, सॉरी पाई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, सिग्मा क्या है कांस्टेंट, 2 क्या है कांस्टेंट, और x भी क्या था कांस्टेंट। तो जो चीज कांस्टेंट होगा उसको बाहर ले आओ। ठीक है, देखो 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, x कांस्टेंट, ये बाहर आ गया। R dr अपॉन ये x कांस्टेंट है तो ये बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों की पावर 3/2 है, तो इसको बाहर नहीं रखना है, ये नीचे रहेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। करेक्ट, ओके।
अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है, तो ये कैसे होगा इंटीग्रेशन? इसमें क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। जो इंटीग्रेशन इसका होगा बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है? आर स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना, इसको क्या पुट करेंगे? कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान लेते हैं मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी की पावर 2/3 कर दिया। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपको सर आपको कैसे पता चल गया ये सब्स्टिट्यूट करना है? क्योंकि अगर तुम देखो टी की पावर 2/3 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे में सिर्फ टी बच जाएगा, है ना। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 2/3 ये पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? ये सब्स्टिट्यूट किया पुट। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2/3 टी की पावर 2/3 - 1 dt बाय dx। ये समझ में आया कि सबको आगे ने कैसे किया मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन? समझ में आया? एक्स की पावर n का कल मैंने बताया था, यहाँ आता है ना? नहीं बहुत भूल जाते हैं लोग। अब r क्या है यहाँ पर? अब r पे हम किसके रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट? x के रिस्पेक्ट। ये तो कांस्टेंट हो गया 0। इसका क्या हो जाएगा? 2x। करेक्ट। तो यहां से देखो dt dx x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, सॉरी r के रिस्पेक्ट में करना है, r के रिस्पेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा? 2r आ जाएगा। x का क्या हो जाएगा? ठीक है। तो यहां से देखो इस 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t की पावर कितना आ जाएगा? -1/3 अपॉन 3 इंटू dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r इंटू dr। तो r इंटू dr के बदले क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग? ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और इस नीचे में जो भी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है उसके बदले हम लोग t की पावर 2/3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कर देते हैं। 2k पाई इंटू सिग्मा इंटू x, r इंटू dr के बदले t की पावर 1/3 अपॉन में 3 यहां पे आ जाएगा dt डिवाइड बाय, इसके बदले t की पावर 2/3, इसकी पावर 3/2 कैंसल। करेक्ट। अच्छा यह आ जाएगा 2k पाई इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, -1/3 अपॉन में t इंटू dt। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा? देखो तो ये t की पावर कितनी है? 1 है, तो ऊपर तो -1 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं t की पावर -4/3। करेक्ट। डायरेक्टली कर लिख देता हूं, है ना। -1/3, तो दिस इज -4/3। अब इसका इंटीग्रेशन याद करो, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ x के बदले t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t की पावर -4/3 + 1 अपॉन -4/3 + 1 2k पाई इंटू सिग्मा इंटू x अपॉन में 3। ये कितना आ जाएगा? -1/3 हो जाएगा, -1 नहीं सॉरी, हाँ -1/3 हो जाएगा, है ना। -1/3 अगले स्टेप में लिख देता हूं, तो -1/3, तो 2k पाई इंटू सिग्मा इंटू x अपॉन 3 इंटू t की पावर यहाँ पे कितना है? -1/3, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? -1/3। तो ये 3 से 3 उड़ गया, -1 है, तो ये -2k पाई इंटू सिग्मा इंटू x t की पावर -1/3। अच्छा t की पावर देखो, t की पावर 2/3 इक्वल टू क्या है? r² प्लस x² है। तो यहां से मुझे बताओ
t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो t की पावर -1/3 क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आया बात समझे? ये बाद में लिखना, यहाँ पे इसके बाद लिखना क्योंकि, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, हाँ ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस, सॉरी ये आर क्या है यहाँ पर, हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और याद करो लिमिट पुट किया था, लिमिट क्या पुट किया था, r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू कैपिटल। पहले इतना लिखो, अच्छा जगह बच गई, जगह बच गई, तो जगह बच गई है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू -2k पाई इंटू सिग्मा इंटू एक्स, और -1/2 का मतलब क्या होगा, 1/√ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे एट r इक्वल टू 0 से लेकर के r इक्वल टू कैपिटल आर तक। तो एक बार पहले अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। तो ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -2k पाई इंटू सिग्मा इंटू एक्स, क्या आ जाएगा 1/√ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, √x², और √x² का मतलब x, ठीक है ना, करेक्ट है। अच्छा इस माइनस से इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं उसको दोबारा लिख रहा हूं, हाँ 1/x माइनस हो गया, बस इतना तुम समझदार हो, मुझे पता है कर लोगे बाद में, r² प्लस x², करेक्ट है ना, और कुछ नहीं बचा हुआ। इस x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इस एक्सेस को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस एक्सेस को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, करो बता रहा हूं एग्जाम में, यस। तो ई नेट आपका जो आया वो आया, ई नेट इज इक्वल टू 2k पाई, k के बदले हम लोग लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस x अपॉन √ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पाई से पाई उड़ गया, देखो तो 2 आ जाएगा। तो ई नेट जो आएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, कि कोई भी डिस्क है आपके पास, कोई भी डिस्क है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट अ डिस्टेंस x के ऊपर कितना होगा, ठीक है, ओके। तो यानी हमारे पास ये डिस्क है जिसका रेडियस हो गया r, और इसके ऊपर जो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे करके, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये पॉइंट P है जहां के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अच्छा एक पॉइंट नोट पॉइंट है कि यदि मान लो यदि ये पॉइंट आपने एक नाम सुना होगा, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट, लार्ज प्लेट, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट। इनफाइनाइट लार्ज प्लेट का मतलब क्या है,
देखो ये बोर्ड है आपके पास, बोर्ड है, मैं यहां से खड़ा होकर के दिख रहा हूं तो मुझे इसका कुछ शेप दिखाई पड़ रहा है, स्क्वायर टाइप का दिखाई पड़ रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। बट यदि मैं यहां चला जाऊं और देखूं तो मुझे ये बोर्ड बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा। आ रहा बात? मतलब सिंपल सा बात है, अगर एक चींटी है और चींटी दूर खड़ी है, दूर बैठी हुई है, तो इस बोर्ड को देखेगी तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा? बोर्ड छोटा दिखाई पड़ेगा। बट वही चींटी यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक है, तो उसको ये बोर्ड क्या दिखाई पड़ेगा? बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा, यानी इनफाइनाइटली इनफाइनाइट लार्ज, लार्ज दिखाई पड़ेगा। कब? जब पॉइंट जो देखने वाला है वो क्या हो जाए? इसके पास। सेम टू सेम ये है डिस्क, यहाँ ये पॉइंट सी था जो कि काफी डिस्टेंस पे था, काफी डिस्टेंस पे था, आर इसका रेडियस है, इससे काफी डिस्टेंस पे था। तो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ये निकलता है, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये डिस्क फाइनाइट साइज का है। कैसा साइज का है? फाइनाइट साइज का है। बट यही पॉइंट अगर कहां पहुंच जाता है? डिस्क के बिल्कुल पास, डिस्क के बिल्कुल पास। आ रहा बात में? यानी x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है, किधर की तरफ अप्रोच करती है? 0 की तरफ, तो ये जो पॉइंट होगा, मान लो बहुत क्लोज हुआ, तो x जो हुआ r के कंपेयर में क्या होगा? काफी छोटा होगा। x जो होगा वो r के कंपेयर में काफी छोटा होगा, यानी रेडियस के कंपेयर में क्या होगा? छोटा होगा। तो डिस्क क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट लार्ज प्लेट, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट कैपेसिटर में आएगा। मैं बाउंडेशन बना रहा हूं आपको, देखो मैं मेनली हमारा काम क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सब चीज। अभी मैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हम लोगों ने, ठीक है। आगे हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। तो अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब स्पेस में एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे दो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर भी चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर भी चार्ज है, दोनों प्लेट के ऊपर यदि चार्ज है, दोनों प्लेट के ऊपर यदि चार्ज है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब उस रीजन में क्या है? एनर्जी स्टोर्ड है। तो मेनली हम क्या करना चाहते हैं? एनर्जी को स्टोर कराना चाहते हैं, एनर्जी को स्टोर कराना चाहते हैं, और जो स्टोर्ड एनर्जी होगा उसको हम बाद में यूटिलाइज करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो वही इसी वजह से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ रहे हैं। तो अगर ये पॉइंट बहुत नजदीक हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट। तो इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की वजह से x की वैल्यू क्या होगी? ऑलमोस्ट 0। ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? हाँ, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होगा। मींस आप देखो यहां पर एक चीज देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला, ये जो निकाला है जिस पॉइंट के ऊपर, ये एक्स वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो किससे इंडिपेंडेंट होता है? पोजीशन। किससे? पोजीशन। अगर फाइनाइट प्लेट है, अगर फाइनाइट प्लेट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मींस अलग अलग पॉइंट के ऊपर आपको अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो होगा क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विद पोजीशन। हर एक जगह पे आपको एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर जैसे मैंने कहा एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेट है, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप कहीं पे भी स्पेस में कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करोगे, सब जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो क्या मिलता है?
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज with position into the space, defined space. Okay, so this is called uniform electric field. एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब अगर आप पॉइंट चार्ज की वजह से देखो, आप बात को समझो, पॉइंट चार्ज है आपके पास, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल रहे थे एट ए डिस्टेंस r के ऊपर, वो कितना आ रहा था? E इक्वल टू KQ/r²। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस, ये पॉइंट चेंज करेगा, r भी चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा? मैग्नीट्यूड का चेंज करेगा। मतलब पोजीशन के साथ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये मैं आगे यूनिफॉर्म होगा, फिलहाल अभी जस्ट मैं पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ चेंज करेगा। एक होता है स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है अनस्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है अनस्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, जैसे ये डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर आपने चार्ज रखा, अब इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये चार्ज जो डिस्क के ऊपर आ रहा है यही फ्लक्चुएट करता टाइम के साथ, कभी 2 माइक्रोकूलम हो जाता, कभी 0 हो जाता, कभी -2 माइक्रोकूलम होता, फिर 0 हो जाता, तो क्या हो रहा होता? इस डिस्क के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज है वो क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसके वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा? टाइम के साथ चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा। तो उस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे? अनस्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यदि चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो कौन सा फील्ड है? स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा एजम्पशन क्या है? हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट वगैरह पे लेकर के जाऊंगा, तब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या होता है। तो बैकग्राउंड बनेगा तभी। अभी फिलहाल समझो कि हमने अभी एज्यूम कर रखा है कि स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वी एज्यूमिंग हियर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि टाइम के साथ चेंज किया होगा तो क्या होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात लिखना चाहिए। ऐसे मत करो, मैं कह रहा हूं ना, फिर आप भी बाद में मुझे ही गाली दोगे कि सर सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट करवाया आपने, है ना। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा किसकी वजह से? देखो, डिस्क की वजह से देख लिया, और किसकी वजह से देखा? रिंग की वजह से देखा। अब देखो, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, तो आप निकाल के लाओगे। सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो, हाँ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक पूरा रिंग नहीं है, ये आर्क है। रिंग नहीं है, क्या है? आर्क। ठीक है, जैसे यहां कर रहा हूं ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान सुनो। इस आर्क की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कहां पर? और ग्रेविटेशन में भी यही आएगा, सारा इंटररिलेटेड है, इसलिए बोल रहा हूं। ये आपके पास आर्क है, इसके ऊपर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना? Q है। इसके वजह से इसका रेडियस कितना है? R है। इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे बताना है। अगर ये एज जो है कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, ये वाला एंड, और ये एंगल बना रहा है बीटा। तो एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो घर से ये करके लाना है, ठीक है। दूसरा, यदि सेमी सर्कुलर रिंग हुआ,
सेमी सर्कुलर रिंग हुआ, सेमी सर्कुलर रिंग हुआ, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना होगा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ हाँ हाँ, उस टाइम पे करना चाहिए था, क्या था, ठीक है। तो ये हो गया रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस r है, इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये दो चीजें हो गई हमारी। एक आपके पास सपोज एक लाइन है, ठीक है, जिसका फाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, क्या है, फाइनाइट लेंथ है, और इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है फाइनाइट लाइन। ये फाइनाइट लाइन है जिसके वजह से, जिसके ऊपर क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके वजह से आपको एट अ डिस्टेंस P पे, एट अ पॉइंट P के ऊपर, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यदि ये वाला एंड जो है, ये वाला जो एंड है कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है, और ये वाला एंड जो बना रहा है बीटा। ये मैं सॉल्व करूँ या आप लोग करोगे सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन? ये वाला आप करोगे क्वेश्चन या मैं करूं? क्या करें? अच्छा, टुमारो करोगे खुद से या मैं करूं? छुट्टी कर दूंगा मैं, लास्ट टॉपिक है ये आज का। खुद से करोगे फिर या फिर मैं करूं? पर मैं कल चेक करूंगा, टेप क्या आओगे मुझे पता चल जाएगा। कैसे करोगे, चलो बताओ, थोड़ा सा मुझे बताओ, इसके वजह से निकालना। ये तो कर लोगे मुझे पता है, तो इंटेलिजेंट भी कर लोगे, हाँ वो दोनों हो जाएगा। जैसे रिंग के लिए नहीं किया था, अभी रिंग के लिए हमने क्या किया था, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर किया था, उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, है ना। हाँ ये तो हो जाएगा, आई होप ये हो जाएगा। ये मुझे बताओ थोड़ा सा, ये थोड़ा मुझे नहीं लगता ये जल्दी से होगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन आएगा फिर से, ठीक, इसमें फिर से इंटीग्रेशन आएगा, इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं खुद करवा, ठीक है। तो मान लो क्या करेंगे, कहानी वही है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, dq, कितने डिस्टेंस पे, यहां से y डिस्टेंस, यहां से मान लो y डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ कितना है, dy, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq होगा। एक चीज होता है जिसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा, चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट। कल छुट्टी है मेरी, मतलब मेरा अल्टरनेट में ही क्लास रहेगा आपका, ठीक है, अल्टरनेट में ही रहेगा, पर 3-4 घंटे का रहेगा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। नहीं क्लास ही ले लूंगा, कल लूंगा, कल नहीं परसों, ठीक है, ऑनलाइन। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा सुनो, तो ये चार्ज कितना है इस पे, dq, और इसका लेंथ कितना है, dy, dy, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इंटू dy, ठीक है। इसके वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या करोगे, पहले एक पॉइंट से इसको कनेक्ट करोगे, कनेक्ट कर दिया पॉइंट से, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, अगर ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल थीटा है,
ऐसे करके थीटा बनाया, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डीई। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस डीई कॉस थीटा, और एक क्या होगा आपका डीई साइन थीटा, करेक्ट, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया यानी एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसका एक्स कंपोनेंट क्या आ रहा है आपका, डीई कॉस थीटा, करेक्ट। एक्स निकाल रहा हूं अभी, एक्स कंपोनेंट निकाल रहा हूं, ये वाला डीई कॉस थीटा। डी इक्वल टू क्या होगा, के इंटू डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, मान लो आर है, कितना डिस्टेंस है, आर है ना, तो आर स्क्वायर हो गया, करेक्ट, इंटू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां पर, अच्छा, के इंटू डी क्यू क्या लिखोगे आप, लैम्डा इंटू डी वाई अपॉन में आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब एक चीज देखो यहां पर, इसको ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, डी वाई, ये लेंथ क्या था, डी वाई, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये आपका था डी वाई लेंथ, और ये पॉइंट पी है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये वाला जो एलिमेंट है इस पॉइंट पी के ऊपर जो एंगल बनाएगा, क्योंकि ये लेंथ छोटा डी वाई है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, डी थीटा बनाएगा। आ रहा बात में, ये हो गया आपका थीटा, और ये जो एंगल, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है चार्ज जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इस पॉइंट के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, डी थीटा। आ रहा बात में, और ये क्या माना आपने, आर माना है। तो याद करो कि क्योंकि ये लेंथ बहुत छोटा है, तो आप इसको एक सर्कल की तरह मान, सर्कल का एक पार्ट मान सकते हो, क्योंकि लेंथ क्या है, काफी छोटा है, डी वाई इज वेरी स्मॉल। तो अगर आपके पास अगर कोई सर्कल है, सर्कल का एक आर्क है, और ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, इसका रेडियस आर है, तो ये लेंथ कितना होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, एल इक्वल टू क्या लिखूंगा, आर इंटू थीटा, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, क्या तो पढ़ा है सब, आर इंटू थीटा। तो डी वाई देखो यहां पर, ये आर्क का लेंथ हो गया डी वाई, तो मैं लिख सकता हूं डी वाई इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, करेक्ट। डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, आर हो गया रेडियस, और ये सबटेंड कितना एंगल कर रहा है, डी थीटा, तो डी वाई इक्वल टू आर इंटू डी थीटा लिख सकता हूं। तो लिखो के इंटू लैम्डा आर इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां से देखो, यदि ये x है और ये y है, ये एंगल थीटा है और ये r है, ये r है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहां से सोच के बता, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज x बाय r। तो r इक्वल टू क्या कह सकता हूं मैं, x बाय cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे एक r से r तो कैंसिल हो गया, क्या आया यहाँ पे, k इंटू लैम्डा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन r के बदले क्या लिखूंगा मैं, x बाय कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, k इंटू लैम्डा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में x, अपॉन में x। ये क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आया मेरी बात, मैंने क्यों, अच्छा मैंने यहाँ पे देखो चेंज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या था, थीटा, और आर भी यहाँ पे वेरिएबल था, आर भी चेंज करेगा। जैसे अगर ये वाला पॉइंट कंसीडर करते, यहाँ पे डी क्यू कंसीडर करते ऊपर में, तो आर कुछ और होता, यहाँ कंसीडर करते डी क्यू, तो आर कुछ और होता। तो आर भी चेंज कर रहा है और थीटा भी चेंज कर रहा है। तो मैंने क्या किया, आर को थीटा के टर्म में लिखा है, आर को थीटा के टर्म में, इस डी वाई को मैंने किस टर्म में लिखा है, थीटा के टर्म में लिखा है, ठीक है।
अब देखो सिर्फ थीटा, ये एक्स के क्या है कांस्टेंट, लैम्डा क्या है कांस्टेंट, एक्स क्या है कांस्टेंट, थीटा क्या है यहाँ पे आपका वेरिएबल। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलेगा मुझको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा अपॉन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। करेक्ट। k क्या है कांस्टेंट, लैम्डा क्या है कांस्टेंट, x क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे लिमिट बताओ क्या होगा, लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा। थीटा, थीटा लिमिट थोड़ी होगा, आर क्या? आर हाँ ये थीटा का, थीटा कहां से कहां तक चेंज करेगा, जैसे वो सर वो कौन सा एंगल है क्या आर, कौन सा आर, के पास वाला? थीटा का वैल्यू जो है कहां से कहां चेंज करेगा, यहाँ पे लिमिट क्या पुट करो, एक्स 0 टू आर, आर किसके लिए लिमिट है, यहाँ आर है या थीटा है, तो थीटा के टर्म में लिमिट पुट करोगे ना, क्या होगा लिमिट 0 टू थीटा। भाई ये छोटा सा आपने कंसिडर किया डी क्यू, आपको लिमिट ऐसे पुट करना है, ये वाला लेंथ देखो, ये पॉइंट पी है ना, तो ये थीटा, ये छोटा सा एलिमेंट कितने एंगल पे कंसिडर किया आपने, थीटा एलिमेंट पे कंसिडर किया है, तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट बहुत सारे होंगे, कहां तक जाएगा ये वाला एलिमेंट, ये छोटे छोटे एलिमेंट बीटा एंगल तक जाएगा ना, बीटा एंगल तक जाएगा ना, बीटा तक जाएगा ना, और नीचे से अगर स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, छोटा छोटा कंसिडर करोगे, ये एंगल क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा से माइनस प्लस बीटा। नहीं आया समझ, ये मैंने छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, वो इस पॉइंट के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो अगर मैं ऐसे छोटे एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता, इस एंड पे कंसिडर करता, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पर अल्फा हो जाता। अगर यही छोटा एलिमेंट मैं ऊपर में कंसिडर करता तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता, बीटा हो जाता। आ रहा बात में, ओके। तो ये माइनस अल्फा से, अगर नीचे करूंगा तो माइनस अल्फा, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में चलना पड़ता, ऊपर करूंगा तो प्लस बीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको लिखो, पहले लिखो, इसको लिखो, कौन सा, ठीक है। मैं एक्स का वाई कंपोनेंट निकालूंगी, जैसे मैं एक्स कंपोनेंट निकालना वैसे ही वाई कंपोनेंट निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो, है ना, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा 2 को मैं बाहर लिख दूं, 1/2 को 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अच्छा कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, भगवान भरोसे सब कुछ बताओ। स्क्वायर इसका बताओ, -1 यस सर, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। और भी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यस, और क्या होता है? 2 ही था, एक और था ना, 4 फॉर्मूले बताए। 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर
अब मैं जिंदगी भर यही पढ़ाता रहूंगा तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? है जिंदगी भर cos थीटा sin थीटा ट्रायंगल वेक्टर यही पढ़ाता रहूं, इंटीग्रेशन कब तक खत्म होगा? आई डोंट। cos 2 थीटा है तो देखो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इसको सब ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वहां पर देखो क्या आ गया? 1/2 और 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अच्छा गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? 1/2 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डी थीटा आएगा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? थीटा। और cos का क्या होता है? sin 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मैंने बताया था 2 डिवाइड कर देना है। कहां से कहां तक? माइनस अल्फा से लेकर के बीटा तक। तो पुट कर दो 1/2 बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, प्लस माइनस ऑफ माइनस अल्फा प्लस 1/2। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। 2 बीटा माइनस ऑफ साइन माइनस 2 अल्फा, कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसा नहीं आना चाहिए। ये तो इंटीग्रेशन ठीक है, वहां गड़बड़ हो रहा है। कॉस का थीटा क्यों आ गया? ई नेट बताना क्या निकल के आता है कि इससे पहले वाला स्टेप क्या था? ई नेट इक्वल टू डी ई नेट, नहीं के इंटू लैम्डा कॉस स्क्वायर, नहीं उससे पहले, कॉस स्क्वायर से पहले कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये था। आर क्या था यहाँ पर? डी आई भी था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा, है ना। तो 1/2 ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो अल्फा प्लस बीटा। और देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा होगा अंदर में, तो क्या हो जाएगा? वो कॉस थीटा। तो माइनस है ना ये, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 1/2 साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा। करेक्ट है। तो ये इंटीग्रेशन किसका आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का, कहां से कहां तक? माइनस अल्फा से लेकर के बीटा तक, उसका इंटीग्रेशन आ गया। तो ई नेट क्या आ जाएगा? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? के लैम्डा अपॉन एक्स, और वो जो वैल्यू है उसके बदले हम लोग क्या पुट कर देंगे? ये पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा? 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 हाफ, यहाँ पे हाफ बाहर निकाल, 4 कर दो यहाँ पे 4, ये देगा 2 प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा। ठीक है, so this is the net electric field along the x axis, along the क्या चीज? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा,
बहुत अच्छा लिख देता हूँ। ई नेट अलोंग, अच्छा पहले लिख लो, पहले इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो तो मार्क करे तुम्हें पड़ा।